Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 8, and now we are in second chapter, that is basically organizing and graphing the data. So in the last lecture that we have already discussed about organizing and graphing qualitative data, like we have done this example in last class, ages of 50 students. ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये वाला लेक्चर हम लोगों ने, जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये डेटा के हवाले से डिस्कशन की थी। वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस प्रॉब्लम, और इसमें से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी। एक ये वाला प्रॉब्लम था जो लास्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी मेहनत के साथ इसको हम लोगों ने किया था, वन बाय वन हर स्टेप को हम लोगों ने फॉलो करते हुए ये वाला जो था दोनों प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी या प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। इस चैप्टर में मैंने जब ये एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी। एक तो हम लोग इस सेक्शन में जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया है उसमें हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा पे वर्कआउट किया था, मतलब हमने सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के हवाले से जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। उसके अलावा मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि ये क्वालिटेटिव तो है, उसके साथ साथ ये अनग्रुप डेटा भी था। तो शायद अब आपको आइडिया नहीं होगा कि व्हाट डज मीन बाय अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। हमारे पास बेसिकली दो तरह के डेटास होते हैं, एक अनग्रुप और एक ग्रुप। तो जब हम थोड़ा एग्जांपल्स में आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में तो शायद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन यहाँ तक जो है ये क्वालिटेटिव डेटा दैट वी हैव सो फार डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, ये मैं आपकी प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीजें जो है वो डिस्कस की थी। आज का लेक्चर जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ से ये आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आज का लेक्चर शायद लेक्चर नंबर 9 है। 9वां लेक्चर है हमारा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, ओनली 60 मिनट्स वी हैव। और ये लेक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स को, एम्प्लॉयमेंट को रिकॉर्ड किया था। 100 स्टूडेंट्स वर इनरोल एट द यूनिवर्सिटी, और उनसे ये पूछा गया था कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर्स थे। कुछ ने कहा कि हम लोग जो है वो प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि हम लोग फेडरल गवर्नमेंट जॉब करेंगे, कुछ ने कहा कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट में काम करेंगे, कुछ ने कहा कि हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ये वाला एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अच्छे से इसको डिस्कस किया था, और ये कुछ कंफ्यूजन्स थे टेले बार्स में थे, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ और इन चीज़ों को डिस्कस किया था। ये डेटा फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स कहाँ से आई, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर ज़रूर देखा होगा। मैंने आपके साथ हैंडआउट्स शेयर कर दिए हैं, आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस भी शेयर कर दी हैं, कुछ वीडियोस रहती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये आपके साथ शेयर कर दूं चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये सारा जो डेटा है आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो लेक्चर में आने से पहले, जब आप न्यू लेक्चर में आते हैं तो पुराने लेक्चर को प्लीज रिव्यू कर लिया करें, ताकि जो है वो आपका आइडिया जो है वो बेहतर से बेहतर क्लियर होता जाए। चीजें जो है वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो आई होप, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर चीजों को रिव्यू कर रहे होंगे, और करना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बनाई थी, ये किस तरह से बनी थी। मैं थोड़ा सा दोबारा से आप लोगों के लिए रिव्यू कर देता हूँ। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स से हमने ग्लेस को काउंट किया, नंबर ऑफ फील्ड जो डोनट्स थे उनको काउंट किया, और प्लेन डोनट्स को काउंट किया। फिर हम लोगों ने इन सब के नंबर काउंट करके इनकी फ्रीक्वेंसी ये वाली बना ली थी। ये आप, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना आप लास्ट लेक्चर की वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से ये वीडियो देख के अपना ये लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। इस प्रॉब्लम में अब हम लोग कैलकुलेटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। बेसिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही होगी, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड की जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप काम करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। जिस तरह से इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें
तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम कितना है 30 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 30 हैं। और जो हम लोग पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी से मुराद है कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यानी कि एक कैटेगरी हमारे पास ये थी ग्लेस्ड की लास्ट एग्जाम्पल में, एक थी हमारे पास फील्ड की कैटेगरी, और एक कैटेगरी हमारे पास फ्रोस्टेड की थी, और एक कैटेगरी हमारे पास प्लेन की थी, और एक कैटेगरी अदर थी। अब हम लोगों ने इन सब के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू लेके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब रिलेटिव से मुराद है कि आपको उस टोटल फ्रीक्वेंसी का पोर्शन बताता है, कितना पोर्शन आपकी एक कैटेगरी कवर कर रही है। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी कैलकुलेटिंग परसेंटेज हो जाएगी, यानी कि परसेंट फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टेबल आप देखें, पहले जो ग्लेज था लास्ट एग्जाम्पल में, ये लास्ट एग्जाम्पल कंटिन्यू है, और ग्लेज में आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 8 थी, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 30 थी। 30 को आप 8 को 30 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.267, और ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप इसको, यानी कि ये आपके टोटल पॉइंट्स का कितना पोर्शन है, 0.26 पार्ट है 30 का, लेकिन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट इन परसेंटेज। इसका मतलब है जो आपका टोटल था, यानी कि 30 लोगों में से 26% लोग ऐसे हैं जिनको ग्लेज्ड डोनट पसंद था। और इसी तरह से सेकंड फ्रीक्वेंसी को आप अगर देखेंगे तो 7 थी उसकी काउंटिंग, और 30 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको परसेंटेज मिल जाएगी 23। तो यानी कि 23% ऑफ टोटल 30 पर्सन्स लाइक फिल्ड डोनट्स। तो इसी तरह से ये बाकी जो है आप इनको सारों को सिंप्लीफाई करके इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से बना सकते हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। अगर ये 1 नहीं हो रहा तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, ये हमेशा 1 होगा। और अगर आप परसेंट में लेंगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। तो ये था आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और तो ये थे आपके परसेंटेज और सम, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के सम जो हैं वो आपके 1 है, और जो आपकी परसेंटेज है वो भी आपकी क्या है, वो इक्वल टू 100% होगी। ये चीज़ का आप ख्याल रखें जब भी आप वर्कआउट करें स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम पे। तो इन चीज़ों से आपको हेल्प हो जाती है कि जी कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा या कर रही ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो ये है केस स्टडी है। केस स्टडी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ कोई भी डिस्कस नहीं की, तो ये हम शायद बाद में, पहले तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें, तो ये चीज़ें बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहें तो कोई मसला नहीं। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है बेसिकली। जिस तरह से पीछे परसेंटेज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखें 14% लिखा है, यहाँ पे लिखें 65% लिखा है, यहाँ पे 21% लिखा है। तो ये डेटा अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये किस तरह से आया होगा। सबसे पहले इस सारे जो केस स्टडी 2 है, ये आपको, अगर आपने बुक डाउनलोड की है तो वहां से आपको ये केस स्टडी मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखें तो आप वहां से ये प्रॉब्लम कवर कर सकते हैं। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कैसे बना है, आइडिया आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि पहले इन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होगी इस प्रॉब्लम की, सबके डेटा पॉइंट्स इकट्ठे किए होंगे। विल टूडेज चिल्ड्रंस बी बेटर देन देयर पेरेंट्स। क्या बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक सर्वे करते हैं और पूछते हैं कि क्या आज के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बेटर हैं या उनके पेरेंट्स बेटर हैं। तो बेसिकली 3 तरह के आंसर्स इनको मिले हैं। बेटर ऑफ, कुछ लोग कहते हैं 14%, जितना भी डेटा पॉइंट्स है। अब इनके पास ये परसेंट में लिखा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 डेटा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो उससे हमें गर्ज नहीं, जितने भी हों। लेकिन उनमें से 14% जो है वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बेटर हैं। 65% लोगों ने ये कहा कि नहीं, पेरेंट्स जो हैं वो बेटर हैं, आजकल के बच्चे उनसे बेटर नहीं है। 21% ने ये आंसर दिया नॉट श्योर। बेसिकली ये एग्जांपल इस तरह से किया गया होगा। अब आपको आइडिया जरूर हो गया होगा कि ये 14% और 65% और 21% किस तरह से आए हैं। फर्दर अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो बुक में केस स्टडी अवेलेबल है, जो बुक आपके साथ हम लोग S1 की बुक जो यूज कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं।
अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उस बुक को स्टडी करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम की नेचर और इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से वहां से समझ में आ जाएगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा किसी भी क्वालिटेटिव डेटा का। क्वालिटेटिव डेटा हम लोगों ने बनाना, क्वालिटेटिव डेटा का हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख लिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाई, आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं, आप परसेंट भी बना सकते हैं। तीन तरह की फ्रीक्वेंसी, पहले तो आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी को हम रिलेटिव में चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिलेटिव बेसिकली आपको टोटल फ्रीक्वेंसी का पार्ट बता देता है कि कितना पार्ट है। और उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज बनाना भी सीख लिया। अब ये तीन चीजें हमने क्वालिटेटिव डेटा के लिए सीखा, लेकिन जो सारी डिस्कशंस हमारी चल रही हैं वो हमारी क्वालिटेटिव डेटा के हवाले से हो रही हैं आज की। तो अब आ गई अगला जो टॉपिक था वो है बेसिकली हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो आपने क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज किया है, यानी कि जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बनाई है, अब हम उसको कौन से जो ग्राफ हैं किस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको किस तरह से देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहला काम होता है स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने पहले पार्ट में जो है वो डेटा कलेक्ट किया। सेकंड पार्ट में आपका होता है प्रेजेंटिंग या एनालाइजिंग ऑफ डेटा। तो हमने एनालाइज किया कि कितने परसेंट कौन सा पोर्शन था, कितने परसेंट कौन सा पोर्शन था, वो बेसिकली आपकी एनालाइजेशन थी। अब थर्ड पार्ट है प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। हम लोग बिल्कुल क्यू के साथ मूव करें, जिस तरह की स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है हम उसी क्यू के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो नाउ इट्स टाइम टू प्रेजेंट द डेटा और रिप्रेजेंट द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म। लेकिन मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि हम ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए कर रहे हैं, यही काम हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी करेंगे। उसमें शायद थोड़े से प्रोसीजर्स और मेथड्स चेंज होंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्वालिटी नहीं क्वांटिटी होगी। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अ ग्राफ मेड ऑफ बार्स हुज हाइट्स रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज इज कॉल्ड बार ग्राफ। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है बार ग्राफ की। ये बहुत मोस्ट कॉमन ग्राफ है जो बहुत ज्यादा यूज होता है और आप अपनी रियल लाइफ में तकरीबन हर जगह पे ये ग्राफ आपको देखने में नजर आ जाता है। और ये ग्राफ बनता कैसे है, बेसिकली इसमें हम लोग जो है वो बार्स बनाते हैं जिनकी हाइट जो है वो जिनकी हाइट जो होती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि बार ग्राफ में आपके पास सिंपल वर्टिकल बार्स होंगे, यानी कि रेक्टेंगल्स होंगे वर्टिकल, और उनकी जो लेंथ होगी, जो हाइट होगी, जो ऊंचाई होगी, वो बेसिकली आपकी क्या होंगी, आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी। ऑल ऑफ अस हैज हियर्ड a picture is worth 1,000 words. A graphic display can reveal at a glance that main characteristic of the data. तो डेफिनेटली अगर आप किसी टेबल में डेटा को रखेंगे, उससे बेहतर है कि अगर आप ग्राफ में डेटा को रखें तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव, और उसकी जो आप उसको जो रीडिंग है, यानी कि अगर आप किसी ग्राफ को देखेंगे तो आप डेटा को बड़े आसानी से, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डेटा किस तरह का है और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। The bar graph and the pie chart are two types of graph that are commonly used to display qualitative data. नोट कर ले, एक तो बार चार्ट और दूसरा पाई चार्ट। दो चार्ट ऐसे हैं जो आप सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत कॉमन होते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखे होंगे, शायद आपने बहुत सी जगहों पे ये देखे होंगे, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट जगह पे आप लोगों को ये नजर आते रहते हैं। लेकिन आज आप सीख लेंगे कि बेसिकली आप ये बनाते कैसे हैं। तो चलते हैं आगे इसके प्रोसीजर में कि ये किस तरह से बनेंगे। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ये बेसिकली ये देखें, ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपका बार चार्ट कहलाता है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं। अब बार ग्राफ है क्या? अ ग्राफ मेड ऑफ बार्स हुज हाइट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज इज कॉल्ड बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आप क्या करते हैं, आप दो एक्सिस लेते हैं, एक आपका ये वाई एक्सिस है, ये वाला इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। अब ये जो आपने मार्क किया है फ्रॉम 0 to 9, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा किस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 डेटा पॉइंट होते तो शायद मैं इसको ऐसे करता, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 900, इस तरह से। अगर 1 लाख पॉइंट होते तो शायद मैं ऐसे करता, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80, 90, इस तरह से मैं डेटा पॉइंट जो है वो अपने चेंज करता रहता।
अब डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा पॉइंट्स की काउंटिंग किस तरह से। लास्ट एग्जांपल में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेक करें तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, अगर आपको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 थी, 8 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसी वजह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में जो y एक्सिस पे वैल्यूज ली हैं, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी के नंबर लिए हैं ये सिर्फ 9 तक लिए हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज कितनी है। जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज होंगी यू गाइस आर फ्री कि आप उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं खुद से मार्क करके लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में किस तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी आप वहां से जो है आप वहां पे लिख सकते हैं। और एक्स एक्सिस यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस होगा ये बेसिकली वर्टिकल था। कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा सा होगा, कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, उसमें आप लोगों ने हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस को डिस्कस जरूर किया होगा टीचर के साथ। तो वाई एक्सिस पे आप क्या करते हैं, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज में आपके नंबर होते हैं वो आप वाई एक्सिस पे लिखते हैं। लेकिन वाई एक्सिस बनाने के लिए आपको प्रॉब्लम की मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, जो कि डेटा एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कि हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 7 या 8 थी तो मैंने 9 तक मार्क की है। और अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन टू, आई एम स्विचिंग टू येलो। आई थिंक इट्स बेटर टू चूज येलो हेयर। सो अब आ जाते हैं एक्स एक्सिस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आप क्या करेंगे, जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ग्लेस्ड कैटेगरी थी तो मैंने यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। और ये देखें ये हमने सबके इनके नाम जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए 1 बाय 1। और इसके नीचे हम लोगों ने इसका जो कैप्शन है इस फिगर का कि हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली डोनट वैरायटी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डोनट वैरायटी लिख दिया। तो ये था बेसिक फार्मूलेशन। एक आप एक्स एक्सिस सेट कर लेंगे और दूसरा वाई एक्सिस सेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास होंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, वो डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम किस तरह से कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम की जो कैटेगरीज थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के लेक्चर में जब आए होंगे, तो मैंने क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि जब आप स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में आया करें तो एक पेन और पेजेस आपके साथ जरूर हों। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के पास जरूर होंगे। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो ताकि आप जल्दी से उसको सॉल्व कर लें। तो आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी सेट कर लिए हैं और वर्टिकल एक्सिस भी सेट कर लिए हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, उस पे आपने सिर्फ जो कैटेगरीज हैं वो लिखी हैं और इसका कुछ जनरल फॉर्म है। अच्छा, इसको मजीद सीखने के लिए जब आप वर्कआउट करेंगे तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने खुला हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसी को कॉपी करेंगे। यानी इसी तरह से आप टेबल बनाएंगे, इसी तरह से आप कैप्शन लगाएंगे। वाई एक्सिस पे जो चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी, आप लिख सकते हैं डोनट वैरायटी, या इस तरह से जो भी प्रॉब्लम में जो भी चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। तो अब ये जो वर्टिकल बार्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये जो आपके वर्टिकल बार्स नजर आ रहे हैं ये किस तरह से बने हैं, फ्रीक्वेंसी से। परफेक्ट। तो ये जो बने हैं ये आपके फ्रीक्वेंसी से बने हैं। डेफिनेशन दोबारा पढ़ देता हूं। अ ग्राफ मेड ऑफ बार्स, बार्स से बनेगी ये ग्राफ आपके। जब आप बार्स बनाएंगे तो क्या होगा, उस बार्स में, उन बार्स में आपके पास होगा whose heights present the frequency of the respective category, हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो जब आप देखेंगे ग्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 8 थी। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम इसकी हाइट कहाँ तक है, 8 तक है। और फील्ड की फ्रीक्वेंसी अगर आप टेबल में देख लें, आपके पास स्लाइडें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप अगर स्लाइड्स में देखेंगे तो यू विल गेट 7। और फ्रोस्टेड की जो फ्रीक्वेंसी है यू विल गेट 5। और प्लेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो विल गेट 3। एंड द लास्ट वन अदर देयर वाज ओपिनियन दैट इज 7। तो ये आपका ओवरऑल जो बना है, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं, या रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं बार चार्ट। तो अब देखें, इस बार चार्ट को देखने से आपको ज्यादा बेहतर फील होता है या ये वाला टेबल देखने से बेहतर फील होता है? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी आज की क्लास में अटेंडीज हैं
वो सब ये कहेंगे कि इस टेबल में उनको चीजें समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बहुत से, यानी ये तो अभी 30 पॉइंट्स हैं। फॉर सपोज अगर 1 लाख लोगों का ओपिनियन होता तो आप 1 लाख टेबल के डेटा पॉइंट्स को पढ़ते, लेकिन अगर आपने बार चार्ट बनाया है तो चाहे ये 10 लाख पॉइंट्स क्यों ना हो, आप सिर्फ एक नजर देखने में आपको समझ में आ गया कि बेसिकली इस ग्राफ का मतलब क्या है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हियर। तो ये ज्यादा बेहतर होता है आपके टेबुलर फॉर्म से, क्योंकि ये एक तो इंटरैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है इसमें। आप इसको बहुत से तरीकों से चेंज कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो देखें, आपको बड़ी सिर्फ एक इंस्टेंस अगर आप एक दफा गौर से इसको पढ़ लें तो आपको पूरे के पूरे डेटा का बैकग्राउंड जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या बना है बेसिकली। आई होप कि आप लोगों ने बार ग्राफ बनाना जो है वो सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। अब ये आपके पास है एक पाई चार्ट है। अभी ये जो ग्राफ आपके सामने, इसमें एम्प्लॉय ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल जो शुरू में हम लोगों ने एग्जांपल किया था, बेसिकली ये जो ग्राफ है जो आपको एक गोल सर्कुलर नजर आ रहा है सर्किल की तरह, ये आपका पाई चार्ट कहलाता है। अब हम सीखेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनता है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, a circle divided into portions that represents the relative frequencies or percentages of population or sample belongs to different category is called pie chart। कुछ स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी मैं आपको बता चुका हूं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, यानी कि आपको किसी डेटा का पोर्शन बता देती है कि इस डेटा का इतना हिस्सा होगा टोटल डेटा में, और कुछ भी नहीं। या उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगी, यानी कि इतने परसेंट डेटा का, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं पाई चार्ट को, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीजें देखते हैं, इवन अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप वहां पे देखते हैं। अगर आप कोविड-19 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आज खोल के देखिएगा इस लेक्चर के बाद, तो आपको वहां पे ये सारे ग्राफ्स नजर आ जाएंगे, और शायद अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये ग्राफ्स बने किस तरह से हैं। आज के लेक्चर के बाद आप कोविड-19 की जो पाकिस्तान की जो पेज है वो जरूर विजिट कीजिएगा एक दफा, ताकि आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स वहां पे नजर आ जाएंगे। तो पाई चार्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव अ सर्किल एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड इन द पोर्शंस। सर्किल को पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिनमें आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी। इसका मतलब है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आपने सीख लिया था कि प्रॉपर कैटेगरी को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको एक पोर्शन दे देती है डेटा का कि कितना पोर्शन होगा, और अगर आप उसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो वो वही रिजल्ट जो है वो आपके परसेंटेज में आ जाएंगे कि टोटल डेटा का कितना परसेंटेज है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, और अ सैंपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरीज इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, ये सारा कुछ करने के बाद जब हम सर्किल को डिवाइड कर देंगे इनटू पोर्शंस, और उसके बाद हमें मिल जाएंगे आपके सिंपल सा एक पाई चार्ट में हम लोग एक सर्किल होगा उसको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। अब हम सीखते हैं कि पाई चार्ट बनेगा कैसे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राफ है। तो ये वाला वही प्रॉब्लम है जो लास्ट में हम लोग कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। आपके पास जो ग्लास की आप लोगों ने लास्ट स्लाइड में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई वो ये थी, और जो फील्ड की आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो ये थी। यानी कि ये किस तरह से बनी है, आपके पास आपने इस ग्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 8 थी और टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो 30 थी, आपने 38 को डिवाइड किया 30 के साथ, तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी मिली। जब आप लेक्चर रिव्यू करेंगे तो पीछे वाली जो स्लाइड हैं, जो बैक स्लाइड्स हैं, उनमें आपको ये चीज नजर आ जाएगी। तो आपने जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, पाई चार्ट के लिए आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, और हर कैटेगरी की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप हर कैटेगरी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सर्किल जो है उसमें जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो 360 होती हैं। यानी कि जो आप जब सर्किल की बात करते हैं, कैलकुलस में आपने सर्किल पढ़ा होगा, तो सर्किल में टोटल जो डिग्रीज होती हैं वो 360 होते हैं, यानी एंगल 360।
तो जब आप हर कैटेगरी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर स्लाइस का एक एंगल मिल जाएगा। यानी कि जो बात मैं कर रहा था कि हम लोग सर्कल को पीसेस में डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप प्रॉपर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ एंगल यानी कि 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, एंगल यानी कि डिग्री में मिल जाएगा। वो जो एंगल होगा, जैसे पहली क्लास में आपको मिला है 96, तो 96 आपको एक स्लाइस का एंगल मिल जाएगा। सेंट ओरिजिन में से आप कितने एंगल का स्लाइस बनाएंगे, और इसी तरह से ये वाला सेकंड आप बना लेंगे। सारे के सारे स्लाइसेस आप डिफरेंट कैटेगरीज को आप मल्टीप्लाई करके 360 के साथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ आप जो है वो स्लाइसेस की साइज बना सकते हैं। जो इस तरह से जब आप डिग्रीज को टोटल सम करेंगे तो ये समझ लें कि 360 का सम होना चाहिए। अगर ये 360 नहीं है तो आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। अब ये डेटा पॉइंट्स आपने ले लिए, अब ये पार्ट चार्ट बनेगा कैसे? अगर आप ये वाला एग्जांपल 2.2 अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है वो पाई चार्ट ऑफ फॉर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2.5 आपके पास आ गया। अगर मैं बैक चला जाऊं तो ग्लेस्ड की फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी 2.26.7 थी, तो 26.7 आप लोगों के पास ये यहाँ पे मिल गई है आप लोगों को। और इसके अलावा जो है आप तो ग्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 26.7 है, इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये आपने जे वाला जो आपका है 26%, ये आपने यहाँ से ये देखें 26.7% आप लास्ट स्लाइड में बना चुके हैं, तो आपने वो रखा है। तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एंगल्स हैं। ये एंगल्स जो है वो कैसे बने हैं, ये एंगल्स, ये वाला एंगल, ये देखें, ये जो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट के लिए। ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ये वाले अगर आप देखें तो ये वाले एंगल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये बने कैसे हैं, दोबारा से थोड़ा सा बैक चलता हूँ। यानी कि आपने हर कैटेगरी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपको डिग्रीज आपको मिलती जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब आप खुद से पाई चार्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसने ब्लू कलर ऊपर रखा है, ये लाइट पिंक जो है ये नीचे नीचे रखा है, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ये आगे पीछे हो जाएंगी आपकी, तो ये बिल्कुल एज इट इज नहीं रहेंगी। अब आपको आवाज आ जाएगी, परेशान ना हो। तो ये देखें, ये आपकी जो एंगल्स हैं ये यहाँ से बन गए। अब हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, ये एंगल्स उठा के इस पाई चार्ट में फिल करने हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि आप लोगों ने ये जो एंगल्स हैं ये रखने किस तरह से है। अगर आपको याद हो, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके साथ एक डी आता है, सिंपल डी, जिसकी मदद से हम लोग ये जो है अपने ग्राफ को बना सकते हैं। आप डी को एक जगह पे रखेंगे और यानी कि यहाँ पे आपने डी रखा, फॉर एग्जांपल ये समझ लेंगे ये आपका हाफ पोर्शन जो है वो डी है। आप इसको रखेंगे, रखने के बाद आप 96 एंगल पे निशान लगा के एक लाइन बना देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 23 डिग्री आप इस तरफ निशान लगा देंगे, 36 डिग्री इस तरफ, और इसी तरह से ये पूरे का पूरा डेटा जो है वो आपका फिल आउट हो जाएगा बाय यूजिंग डी। एग्जाम में जब आप आएंगे तो अपने साथ डी जरूर लेके आएंगे, जो कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। उसकी मदद से आप यहाँ कॉम्पास जो है उसकी मदद से आप सर्किल बना लेंगे, और डी को रखने के बाद आप डिफरेंट एंगल्स इसके फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल लुक है ये आपका पाई चार्ट है। या फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने शुरू में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और जो बुक्स के नाम थे वो मैंने उसमें शो किए थे पाई चार्ट में, वो आपका पाई चार्ट था। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अब आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए काफ़ी है, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन।